और हमारे नवाब हम मौलाना निहाल निहाल साहब, असिस्टेंट स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी से पास करेंगे। क्या आप अपना नाम जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल्ला भाई का और तमाम मदरसा लीगल फ्रेटर्निटी का बहुत ज़्यादा ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बातें आपके सामने रख सकूँ, और ख़ास तौर से दारुल क़ज़ा और असर हाज़िर के तनाज़ुर में उसकी क्या अहमियत व इफ़ादियत है, और किस तरह के इश्यूज़ दारुल क़ज़ा के सामने आ रहे हैं, इससे रिलेटेड इंशाअल्लाह बातें होंगी। और आखिर में 10 मिनट मैं कोशिश करूँगा कि सवाल व जवाब के लिए अगर किसी के पास कोई डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो इस ताल्लुक़ से रिलेटेड, तो वो भी हो। और बेहतर है कि इसको एक मल्टीलेटरल डिस्कशन के टाइप पे रखा जाए तो और अच्छा रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर कदम है कि इस तरह के बहस-ओ-मुबाहिसे हों, इस तरह से डिस्कोर्स को हम लोग आगे करें, ताकि कानून की रोशनी में जो बातें ज़रूरी हैं, अ, उस वो इश्यूज़ पर बातें, मतलब मुझे लगता है कि मदरसा लीगल फ्रेटर्निटी में सभी लोग इस तरह की बातें बेशक कर सकते हैं। तो बेहतर है कि क्यों ना हम इस तरह की जो डिबेट है, डिस्कोर्स है, डिस्कशन है, उसको हम आगे बढ़ाएँ। अब्दुल्ला साहब, मैंने आपको अपना पीपीटी शेयर कर दिया है, अगर आप चाहें तो अ, नाज़रीन तक इसको शेयर कर सकते हैं फर्दर। मेरी एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? मेहरबान अली गौर, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो? आप ऑडिबल है? ओके, ठीक है। तो अब्दुल्ला भाई, आप चाहें तो वो व्हाट्सएप पे मैंने आपको भेजा है, आप पीपीटी शेयर कर दीजिए। ओके, तो ये जो टॉपिक है दारुल क़ज़ा, इसकी क्या अहमियत और इसकी क्या इफ़ादियत है, इससे रिलेटेड अगर बातें हों, तो सबसे पहले हमें दारुल क़ज़ा की हिस्ट्री को जानना होगा। और दारुल क़ज़ा की हिस्ट्री को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस्लाम का जो कानूनी निज़ाम है, वो उसका नेचर क्या है, उसकी फ़ितरत क्या है? अगर आप इस्लाम का कानूनी निज़ाम देखेंगे तो कहा जाता है कि ये एक एवरलास्टिंग है, ये इटर्नल है, ये आफ़ाक़ी निज़ाम पर बेस्ड कानून है। तो लिहाज़ा इसमें जो भी बातें होंगी वो अल्लाह और उसके रसूल के तहत होंगी। इसमें जो भी नुकात आएँगे, इसमें जो भी प्रोविज़न होगा उसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह और उसके रसूल से है। लिहाज़ा इसमें कोई रद्द-व-बदल की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई तग़य्युर और तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दारुल क़ज़ा को देखेंगे तो इंडिया में या फिर दीगर कंट्रीज़ में दारुल क़ज़ा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही है। और कुरान की जो आयत है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूल, कि ज़रूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, और जो भी अगर कोई डिस्प्यूट हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बताए हुए प्रोविज़न्स में, उसकी रोशनी में हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो ये बात तो क्लियर है कि जो दारुल क़ज़ा है, उसका भी काम यही है। दारुल क़ज़ा में जो मसाइल जाते हैं वो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं। मुसलमानों की जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, जो आइली मसाइल हैं, उसको लेकर मुस्लिम मर्द या ख़ातून, आप कह सकते हैं कि वो अप्रोच करते हैं दारुल क़ज़ा को। और ये बहुत ज़्यादा अपने आप में एक होलिस्टिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम है। आप ये मानकर चलिए कि ज़्यादातर जो अभी स्टेट्स हैं इंडिया में,
वहाँ पे आपको दारुल क़ज़ा मिलेगा। तो इन सारी बातों पर हम तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जानना ज़रूरी है, क्या ये दारुल क़ज़ा का जो सिस्टम है, ये फ़ॉर्मल है? क्या ये दारुल क़ज़ा का जो सिस्टम है वो एक तरह से कह सकते हैं बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है? इस पे हमें ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस फाइल हुआ, जिसका नाम है विश्वलोचन मदान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो विश्वलोचन मदान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो बात सामने आई वो ये कि ये जो विश्वलोचन मदान थे, ये पिटिशनर थे। इन्होंने कहा कि ये जो दारुल क़ज़ा है, कहीं न कहीं ये स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन कर रहा है। यानी जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम्स है, उसको वो एक तरीके से सुपरसीड कर रहा है। और इस बात का खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दारुल क़ज़ा यानी शरिया कोड इतना ज़्यादा फैल जाए कि फिर जो है हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम वो नीचे दबकर रह जाए या उसकी कोई अहमियत ना हो। तो इन खतरात के पेश नज़र इन एप्रीहेंशंस को सामने रखते हुए विश्वलोचन मदान ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो दारुल क़ज़ा हैं, दे आर नॉट पैरेलल टू इंडियन जुडिशियल सिस्टम्स। They are in fact alternative dispute resolution mechanism which acts as an informal institution. Alternative dispute resolution. तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या होता है कि सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी में, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेक्शन 89 ऑर्डर 10A में लिखा हुआ है कि जो भी आपके मामलात होते हैं, आप कोर्ट जाने से पहले उसको कोशिश करेंगे कि आप कोर्ट के बाहर उसको सॉर्ट आउट करें। तो इसी तरीके से, ताकि इससे क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी मनी है, जो आपका पैसा है, जो आपका वक़्त है, ये सब उससे सेव होता है, उससे बचता है। इसीलिए इंसान एक स्पीडी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन को इख्तियार करता है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि ये जो दारुल क़ज़ा है, ये जो इन्फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस है, इसका काम भी यही है कि ये एक तरह से पार्टीज़ को, मुस्लिम पार्टीज़ को जो फैमिली मैटर्स को लेकर जाते हैं, जो तलाक के मैटर्स को लेकर आप मतलब दारुल क़ज़ा जाते हैं, जो खुला के मैटर को लेकर जाते हैं, जो सक्सेशन के मैटर को लेकर जाते हैं, इनहेरिटेंस के मैटर को लेकर जाते हैं, डोवर के मैटर को लेकर जाते हैं, तो इसमें एक स्पीडी रेमेडी मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो दारुल क़ज़ा है, ये जो शरिया कोड जिसको आप बोल सकते हैं, हालाँकि शरिया कोड इज़ एब्सोल्यूटली वेरी डिफरेंट फ्रॉम दारुल क़ज़ा इटसेल्फ। तो ये जो दारुल क़ज़ा है, इसका काम ही है, इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का जो बर्डन है, उसको कम करने की सलाहियत है दारुल क़ज़ा के अंदर। तो लिहाज़ा दीज़ इंस्टीट्यूशंस, ये जो दारुल क़ज़ा का इंस्टीट्यूशंस है, इन्फॉर्मल एडजुडिकेटरी मैकेनिज़्म, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जेफरी उसका नाम है जेफरी रीडिंग, एंड ही इज़ द प्रोफेसर एट द मेलबोर्न लॉ स्कूल, ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये जो दारुल क़ज़ा है, उनका बहुत ज़बरदस्त रिसर्च रहा है दारुल क़ज़ा पे। आप यकीन मानिए कि इस दारुल क़ज़ा पर उन्होंने जिस तरह से रिसर्च की, अभी तक दुनिया में किसी ने इस तरह के रिसर्च, अभी कंटेम्परेरी इंडिया में या कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किसी ने इस तरह से रिसर्च नहीं की है। तो जेफरी रीडिंग ने कहा कि ये जो दारुल क़ज़ा है, दीज आर द इन्फॉर्मल एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म व्हिच रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द कोर्ट। दे आर लेस ब्यूरोक्रेटिक एंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। ये इसमें ज़्यादा प्रोसीजरल चीज़ें नहीं होती हैं। दारुल क़ज़ा में प्रोसीजरल चीज़ें ज़्यादा नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट को फ़ॉलो नहीं करना है। इंडियन सीपीसी को फ़ॉलो नहीं करना है। आपको दीगर लॉज़ को फ़ॉलो नहीं करना है। बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में आप अपनी बातें जो है रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, और जेफरी रीडिंग की जो मैं बात कर रहा था, उनकी एक पूरी बुक है इस पे, दारुल क़ज़ा पे। मैं ज़रूर आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को पढ़ें। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़रिए ये छपी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि विश्वलोचन मदान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि जो दारुल क़ज़ा हैं, दे आर नॉट द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन एज़ सच, बट येस दे आर रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द कोर्ट।
एक चीज जो हमें याद रखने की जरूरत है कि क्या फर्क है एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, जैसे मीडिएशन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, या लोक अदालत हो गई, और वहीं दूसरी जानिब आपके पास दारुल कज़ा है। तो फर्क इतना है कि द डिसीशंस गिवन बाय द एडीआरस मींस आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, ये सब जो डिसीशंस होती हैं आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस के जरिए, ये डिसीशंस बाइंडिंग नेचर की होती है पार्टीज पर, पार्टीज को मानना पड़ता है। वहीं पर जो दारुल कज़ा का जो डिसीजन होता है, ये बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है। पार्टीज आर एब्सोल्युटली फ्री, इफ दे डू नॉट अग्री ऑन सच थिंग्स दे कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन जो बहुत अच्छी बात है और रिसर्च से ये बात सामने आई है, एक अनिंदो चक्रवर्ती करके एक प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर में, उन्होंने इस पे रिसर्च किया कि क्या जो दारुल कज़ा में जो पार्टीज जाते हैं, मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम मर्द हजरात, क्या ये फोर्स की बुनियाद पर जाते हैं या ये वॉलंटरली जाते हैं या अपनी मर्जी से जाते हैं। तो 90% प्लस जो आप कह सकते हैं कि जो 90% प्लस जो लोग थे, जो पार्टीज थी इसमें, वो खवातीन थी, और वो सब के सब लोग अपनी रजामंदी से और अपनी मर्जी से वहां जाकर अप्रोच करती हैं। और 90% केसेस में ये है कि ये जो चीजें हैं ये सक्सेसफुल रहती हैं। यानी काजी साहब जो जिस तरह से मैटर को रिजॉल्व करते हैं, इश्यूज को जो रिजॉल्व करते हैं, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब आप सोचिए कि लेस देन 4% केसेस ऐसे रहे हैं जिसमें पार्टीज अग्री नहीं करती हैं, तो उसके लिए उन्हें फॉर्मल जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस जाना पड़ता है। तो ये जो दारुल कज़ा है ये कैसे काम करता है? तो सबसे पहली बात, ये एक रिकंसिलिएटरी फोरम के तौर पर काम करता है। जो बातें काजी साहब के जरिए की जाती हैं वो एक सजेस्टिव नेचर का होता है, वो एक सजेशंस होता है। इफ यू वांट टू अग्री ऑन दिस पॉइंट्स यू मे अग्री, इफ यू डू नॉट वांट टू अग्री इट्स टोटली ओके, यू आर एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो ये जो चीजें हैं ये एक इनफॉर्मल मीडिएशन फोरम है विच हैज नो जुडिशियल अथॉरिटी। दारुल कज़ा के पास कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, कोई जुडिशियल पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग, या कह लीजिए मुस्लिम मर्द और हजरात जो खवातीन हैं, वो सब लोग इस चीज को अप्रोच करते हैं। इसीलिए कहा गया कि जो दारुल कज़ा का जो रोल है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म है, इट्स एन एक्स्ट्रा जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस। एक्स्ट्रा जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? व्हेन यू वांट टू रिजॉल्व समथिंग आउटसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। So there are two kinds of institutions. One may be judicial institution, one may be extrajudicial institution. Okay, so these Darul Qaza institutions are extrajudicial institutions, and they reflect a kind of plurality of justice. प्लूरैलिटी ऑफ जस्टिस, जो अक्सरियत है, जो जो इंसाफ, अदलो इंसाफ का एक जो हमागीर निज़ाम है, अगर आप उसको लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए दारुल कज़ा का निज़ाम वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। ये ऐसे ही समझिए कि जब तलाक होती है दो पार्टीज में, तो तलाक भी दो तरीके से हो सकती है। एक है जुडिशियल डिवोर्स, एक है एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स। जो जुडिशियल डिवोर्स है वो होती है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 एक्ट के तहत। वहीं पर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स है वो तलाक के जरिए हो सकती है, खुला के जरिए हो सकती है, मुबारात के जरिए हो सकती है, और तलाक जो डेलीगेटेड डिवोर्स जिसको आप बोलते हैं, तलाक तफवीज के जरिए हो सकती है, राइट। तो ये जो डिवोर्स की किस्में हैं, तो उन्हीं में से एक किस्म है जुडिशियल डिवोर्स। इसी तरीके से जो हमारा ये जो आप कह सकते हैं कि जो हमारा दारुल कज़ा है, इसका जो नेचर है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल नेचर का है, और ये प्लूरलिज्म ऑफ जस्टिस और प्लूरल लीगल इंस्टीट्यूशन को डिनोट करता है। तो इसमें सक्सेस रेट जो पार्टीज की है जो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। मैं खुद कई सारे दारुल क़ज़ा का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दौरा किया, और वहाँ पे विजिट करने के बाद जिस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप में कमेंडेबल है। जो चीज़ें मतलब मुझे लगता है लैकुना है या लूफुल्स हैं, जो पिटफॉल्स हैं, इंशाल्लाह उसको भी बयान किया जाएगा। तो
इशू क्या है हमारे सामने, किस बात पर बहस होनी चाहिए दारुल कज़ा से रिलेटेड। तो मुझे जो लगता है सबसे एक अहम पॉइंट मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा कि व्हाट इज क्रूशियल is not only the understanding retrospectively the operation of Darul Qaza, but also to understand what is specific and what is novel about the initiatives from the perspective of justice. मतलब दारुल कज़ा का जो रोल है, उसका रोल एक्सेस टू जस्टिस से रिलेटेड क्या है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, आर्टिकल 39A में ये बताया गया है कि एक्सेस टू जस्टिस, यानी एक तरीके से फ्री लीगल एड की बात की गई है। क्या इसी तरीके से दारुल कज़ा क्या यही रोल प्ले कर रहा है? क्या दारुल कज़ा में भी एक्सेस टू जस्टिस की बातें हो रही हैं? क्या दारुल कज़ा भी जो एक बहुत बड़ा जो प्रिंसिपल है जिसको आप बोलते हैं कि ला ज़रर वला ज़िरार, नो अटैक एंड नो काउंटर अटैक, क्या इसका निज़ाम इसी चीज़ पर बेस्ड है? क्या यहाँ पे रेट्रिब्यूशन की बात की गई है? क्या यहाँ पे रिटेलिएशन की बात की गई है? तो इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है कि जो दारुल कज़ा का निज़ाम है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सेस टू जस्टिस, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सेसिबिलिटी टू लीगल प्रोफेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस, ओके, एंड अनडाउटेडली इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अभी इंडिया में मोर देन 5 मिलियन केसेस, मोर देन 5 मिलियन केसेस आर पेंडिंग। और कहा जाता है कि अभी तो सिचुएशन ये हो गया है कि मोर देन लाइक 5+ करोड़ केसेस आर पेंडिंग इनसाइड द डिफरेंट जुडिशियल सिस्टम्स ऑफ दिस कंट्री। तो इस सूरत में एक्सेस टू जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए जो दारुल कज़ा है, इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ ही साथ देखिए, ये एक इसमें दारुल कज़ा वर्ड आ गया है, द हाउस ऑफ जस्टिस, दारुल कज़ा, शरिया कोर्ट जिसको आप बोलते हैं, जिसकी वजह से मीडिया लोग बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई करते हैं। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई अबाउट द ऑपरेशन ऑफ दारुल कज़ा इन इंडिया, and a large number of scholarship which has been written on this is related to the role, the relationship of Darul Qaza, uh, but nobody has written about the issue of access to justice. प्लूरैलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है दारुल कज़ा को लेकर, इंसाफ, अदल इंसाफ को फरोग देने को लेकर दारुल कज़ा का क्या कॉन्सेप्ट है, उस पे जो मगरिबी स्कॉलर हैं उसने काम नहीं किया। उस पर जो बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने भी इस पे काम नहीं किया। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किन लोगों ने किस तरीके का काम किया है और क्या फर्दर काम करने की जरूरत है इस चीज से रिलेटेड। तो जो प्रोसीडिंग्स होती है दारुल कज़ा में, ये एक इनफॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती है। तो इनफॉर्मल प्रोसीडिंग्स का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि ये पार्टीज पर जरूरी नहीं है कि ये बाइंडिंग नेचर का हो। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे दारुल कज़ा में ये लगी कि दारुल कज़ा में कभी भी जो डिसीजन होती है वो एक्स पार्टी डिसीजन नहीं होती है। एक्स पार्टी डिसीजन क्या होता है? आपने सीपीसी में देखा होगा, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ये बात कही गई है कि अगर पार्टीज टाइम पर ना आए, जो ड्यू डेट है उस पर हाजिर ना हो, तो जजेस को ये हक होता है, द जजेस आर इंटाइटल टू एडजुडिकेट द केस एज पर द पॉइंट्स गिवन बाय वन ऑफ द पार्टी। अगर दूसरा पार्टी गैर हाजिर है तो एक्स पार्टी डिसीजन जजेस दे सकते हैं। लेकिन दारुल कज़ा के मैटर में एक्स पार्टी डिसीजन बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दारुल कज़ा में नेचुरल जस्टिस को पूरे तौर पर फॉलो किया जाता है। और वो नेचुरल जस्टिस क्या है? ऑडी अल्टरम पार्टम, कि कभी भी आप फैसला दूसरे पार्टी को सुने बगैर नहीं देंगे। ये जरूरी है, ये नेचुरल जस्टिस का कायदा है कि दोनों पार्टी को सुना जाना चाहिए। तो दारुल कज़ा में जो काजी हैं वो मेयर न्यूट्रल आर्बिट्रेटर नहीं होते हैं या मीडिएटर नहीं होते, बल्कि वो दोनों पार्टीज को अच्छे तरीके से सुनती है और कुरान और हदीस की रोशनी में उसका फैसला देने की पूरे तौर पर कोशिश करती है। वी हैव दिस इलेक्ट्रिसिटी इशू राइट नाउ। अब्दुल्ला भाई, कैन यू हियर मी? हेलो।
यस मतलब क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुँच रही है? जी, जी, आप ऑडिबल ओके, ओके। या सो यस, तो अभी हाँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जो दारुल क़ज़ा है, जो अर्ज़ करना ये है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ दारुल क़ज़ा है, उसके जो सर्विसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप देखेंगे 1919 में, यानी 1919 में सबसे पहला दारुल क़ज़ा जो है, वो दारुल क़ज़ा इमारत-ए-शरिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसका क़याम हुआ। और जो अभी भी बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो मैटर्स हैं, उसको वो एडजुडिकेट करती हैं। तो अभी कौन-कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसमें दारुल क़ज़ा बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अपना काम कर रही है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बिहार, बंगाल, आप झारखंड में भी देख सकते हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उसमें भी और इंक्लूडिंग असम इन सारे स्टेट्स में दारुल क़ज़ा बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से अपना काम कर रही है। और अ, जो मकसद है अगर मैं आपको अपना रिसर्च की बात बताऊँ कि मेरा जो दारुल क़ज़ा से रिलेटेड रिसर्च था, वो ये था कि द पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं वो ये है कि किस तरीके से जो दारुल क़ज़ा है, वो फैमिली डिस्प्यूट्स को जो आइल मुसलमानों के जो आइली मसाइल हैं जो 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 उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, उसको कैसे वो मिटिगेट करती है, उसको कैसे वो ख़त्म करने की कोशिश करती है, किस तरह से उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करती है। उसके साथ-साथ ये भी बताना ज़रूरी है दुनिया को कि दारुल क़ज़ा की अहमियत और इफ़ादियत है क्या? तो लिहाज़ा दारुल क़ज़ा का पावर से क्या रिलेशन है? दारुल क़ज़ा का गवर्नेंस से क्या रिलेशन है? इन अ अगर मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में इस बात को बताऊँ क्योंकि ज़बान का थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वो ये है कि अ, वन ऑफ माय स्टडी इज़ टू डेमोंस्ट्रेट अ बिगर पिक्चर ऑफ द इंटरप्ले ऑफ पावर, फ्रीडम, सोशल कंट्रोल, सेक्युलर सिस्टम ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस अंडर द realm ऑफ द प्राइवेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन। और एक जो चीज़ है कि किस तरीके से हम इस जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज़्म को ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों के सामने ला सकते हैं। क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत कम ऐसे लोग हैं, मुसलमानों में भी, जो दारुल क़ज़ा के निज़ाम से नावाकिफ़ हैं। तो how to cater the needs of the Muslim people, how to cater the needs of the people who are really interested in order to adjudicate their disputes under the provisions of the Islamic law. तो इस चीज को बढ़ावा देने की जरूरत है। और जो अभी मुद्दा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है इस चीज को लेकर? जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है वो ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि 1919 में सबसे पहला जो दारुल क़ज़ा था इंडिया में, वो इस्टेब्लिश हुआ। हालाँकि अगर आप पहले की हिस्ट्री को देखेंगे तो अंग्रेज़ों से ज़माने की जो पहले की बात थी, 1600 में भी दारुल क़ज़ा का इंतज़ाम हुआ। लेकिन कॉलोनियल रूल ने बाद में उसको जाकर रिवोक कर दिया और शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 के थ्रू फिर उसको लाने की कोशिश की गई। तो वो एक अपना अलग ही उसका तारीखी पस-ए-मंज़र है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा जो सवाल है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने और जो दीगर मुस्लिम ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उसके सामने बड़ा मसला ये है कि जो हमारे मुखालिफ ताकत है, जो अपोज़िशन है, वो लोग दारुल क़ज़ा के एस्टेब्लिशमेंट पर एक सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं। एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। उनका ये कहना है कि ये जो दारुल क़ज़ा है, इट हैज़ टू बी स्क्रूटिनाइज़्ड, इट हैज़ टू बी इट हैज़ टू बी चेक्ड कि क्या ये सच में लॉलेसनेस पैदा कर रहा है? यानी गैर कानूनी कैफ़ियत पैदा करता है इंडिया में? क्या दारुल क़ज़ा एक ऐसी जगह है जिससे जो हिंदुस्तानी अवाम है वो बेइत्मीनानी की तरफ जा रही हैं? क्या ऐसा है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ रहा है? तो इस चीज़ के लिए विश्वलोचन मदान का जो केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया दारुल क़ज़ा के काम को, ये सारे भी सवालात मतलब उठाए गए थे।
उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दारुल क़ज़ा का, कहीं न कहीं ये अपने जो स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस है, उसको एक तरीके से अंडरमाइन करती है, क्योंकि दारुल क़ज़ा को कहा गया कि दिस इज़ नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जिसको सरकार ने, जिसको एक मुल्क ने एक तरीके से सपोर्ट किया हो, उसको रिकॉग्नाइज़ किया हो, उसको प्रोटेक्ट किया हो। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो इन्फॉर्मल तरीके से काम करते हैं। तो ये जो दारुल क़ज़ा का जो निज़ाम है, इसको कहा गया कि ये एक इन्फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के तौर तौर पर ये काम करती है। तो इसमें एक बड़ा सवाल था कि सॉवरेनिटी ऑफ द जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस का जो उसकी खुद मुख्तारी है, जो आजाद आजाद वाले एक एक बहुत ही ऑटोनॉमी है, जुडिशियल ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है हमारे कोर्ट के पास। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से, दारुल क़ज़ा की वजह से उसके उस पे सवालिया निशान आ जाए और चीज़ें खराब हो जाएँ। और उसने इस पिटीशन में ये बात भी सामने आई कि क्या ये सच है कि दारुल क़ज़ा एक तरीके से रेग्रेसिव इस्लाम को प्रमोट करता है, या ये एक फंडामेंटलिस्ट इस्लाम को प्रमोट करता है? तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये रेग्रेसिव और फंडामेंटलिस्ट इस्लाम को प्रमोट करता है, तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये एक तरह से अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाएगी। ये एक तरह से ये इन चीज़ों को कंट्रोल करना हालात से बाहर हो जाएगा। लेकिन ऑन द कंट्ररी ये हुआ, इसके बरखिलाफ सामने जो आई हैं डेटा के थ्रू, वो ये बात सामने आई कि थाउज़ेंड्स ऑफ मुस्लिम पार्टीज़ आर अप्रोचिंग द दारुल क़ज़ा इन ऑर्डर टू गेट द डिसीजन इन द लाइट ऑफ द कुरान एंड मुस्लिम्स, इन द लाइट ऑफ द कुरान एंड हदीस। और अगर मैं आपको एग्ज़ैक्ट डेटा बताऊँ, तो अभी जो इमारत शरिया पटना है, जो वहाँ का दारुल क़ज़ा है, more than 50,000 cases are being adjudicated by the Darul Qaza of Imarat Sharia Patna. More than 50,000 cases. तो इससे आप ये समझिए कि जो दारुल क़ज़ा है, उसका कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस है, एंड हाउ मच दे आर एक्सेसिबल टू द वेरी मुस्लिम सोसाइटी, राइट? और इसमें जो डिस्प्यूट्स हैं, जो मेजर डिस्प्यूट्स हैं, वो तलाक से रिलेटेड थे, वो मेहर से रिलेटेड थे, वो मीरास से रिलेटेड थे। तो इस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, सबसे एक बहुत अच्छा काम जो दारुल क़ज़ा कर सकती है, कि वो ये है कि हर तरह की जो आइली मसाइल हैं, चाहे मान के चलिए एक मसाइल प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या जो और दीगर मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल को अगर दारुल क़ज़ा में सॉर्ट आउट किया जाने लगे, तो मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इनकलाब होगा। इट विल बी अ वाटरशेड मोमेंट फॉर इंडियाज़ दारुल क़ज़ा सिस्टम, एंड अनडाउटेडली इट विल मिटिगेट द बर्डन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, दिस जुडिशियल सिस्टम वेयर इन मोर देन 50 लाइक मोर देन 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। और अभी कोविड लॉकडाउन की वजह से तो चीज़ें और ज़्यादा खराब हो गई हैं। एक केस जो मेरे सामने आया, वो ये था कि जब तलाक की बात आई और प्रॉपर्टी का बँटवारा होना था, मीरास का, इनहेरिटेंस का जो बँटवारा होना था, आपको पता है कि मीरास कहा जाता है कि ये एक निस्फ़ुल इल्म है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे जजेस और लॉयर्स इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो जब केस कोर्ट के सामने गई, तो उस वक़्त बच्चा जो है वो 2 साल का था, लेकिन जब फैसला आया कोर्ट की तरफ से, तो बच्चा जो है वो 22 साल का हो गया था। तो अब आप सोचिए कि ये जो वक़्फ़ा है, ये जो 20 साल का जो टाइम है, वो कहाँ गया? I mean basically the parties are running from pillar to post in order to seek justice। लेकिन ये जो शरिया है, शरिया लॉ है, जो इस्लामी क़वानीन है, अफ़सोस की बात है कि हमारे जजेस को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं है, और उस वजह से वो कुरान और हदीस की रोशनी में इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत अच्छा फ़ैसला वो नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि हम इस निज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से फ़रोग़ दें, और ख़ास तौर से मैं बोलूँगा कि जो मैरिज के इश्यूज़ हैं, डिवोर्स के इश्यूज़ हैं, मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं, पेमेंट ऑफ डॉवर को रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी आप जिसको प्रॉम्प्ट डॉवर बोलते हैं, महर मुअज्जल, महर मुवज्जल,
और इसके अलावा जो खुला है, जो गिफ्ट है, जो सक्सेशन है, जो गार्जियनशिप है, इन तमाम मैटर को, इन तमाम डिस्प्यूट्स को अगर दारुल क़ज़ा खुद ब खुद सॉर्ट आउट करने लगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ये करना कैसे है, वो भी हम इंशाअल्लाह उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दीज़ नॉन स्टेट एक्टर्स, दे आर बेसिकली एडजुडिकेटिंग द कॉज़ ऑफ जस्टिस। ओके, अ, ओके, तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपना काम कर रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं दारुल क़ज़ा का। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने दारुल क़ज़ा के लिए बहुत काम किया है। और आपको जानकर ये बात हैरत होगी कि ज़्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने दारुल क़ज़ा पे काम किया है, इमारत शरिया में जाकर काम किया, या फिर इशाअतुल उलूम अक्कल कुआँ में जाकर काम किया, या फिर उसके लिए दारुल क़ज़ा महाराष्ट्र के जितने भी हैं वहाँ पे जाकर काम किया, या आप कह लीजिए कि जो दिल्ली के दारुल क़ज़ा हैं वहाँ पे जाकर काम किया, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में जाकर काम किया, या फिर दारुल उलूम देवबंद में जाकर उन्होंने काम किया। पूरे इंडिया का जो डेटा, पूरे इंडिया से जो उन्होंने मालूमात फ़राहम की, वो कोई और नहीं, प्रोफ़ेसर जेफ़री रीडिंग हैं, जो कि मेलबोर्न लॉ स्कूल, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी अभी ऑस्ट्रेलिया में लॉ पढ़ाते हैं। और उसके अलावा और दीगर मकामात पर आप कह सकते हैं कि अ, वो मतलब उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी काम किया। तो दारुल क़ज़ा का सबसे अच्छा काम मुझे जो लगता है, वो जेफ़री रीडिंग ने किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा, उनकी जो एक बुक है, अगर मैं बुक का नाम बताऊँ, वो ये है कि अ सेक्युलर नीड इस्लामिक लॉ, स्टेट गवर्नेंस इन कंटेम्परेरी इंडिया। अ सेक्युलर नीड इस्लामिक लॉ, स्टेट गवर्नेंस इन कंटेम्परेरी इंडिया। उन्होंने इस बुक में ये बातें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डील करने की कोशिश की कि जो कॉलोनियलिज़्म है, या फिर जो कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी है, या फिर जो इन्फॉर्मल एडजुडिकेटरी मैकेनिज़्म है दारुल क़ज़ा का, वो किस तरीके से मतलब काम करता है, उसका सेक्युलर स्टेट से क्या रिलेशन है, उसका सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या रिलेशन है, किस तरीके से शरिया कोड्स एक तरीके से जो एक सेक्युलर सिस्टम है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। वहीं पे जो दूसरे बहुत बड़े आप कह सकते हैं मतलब रिसर्चर हैं या प्रोफ़ेसर हैं, जिन्होंने काम किया है इस पर, उसका नाम है कैथरीन लेमन्स। कैथरीन लेमन्स ये आप यूसी बर्कली एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, यूएस। तो वहाँ की ये एक रिसर्च स्कॉलर थी। इन्होंने जो काम किया है वो ये है कि एट द मार्जिन ऑफ लॉज़ एडजुडिकेटिंग द मुस्लिम फैमिलीज़ इन कंटेम्परेरी दिल्ली। दिल्ली के सिर्फ़ दारुल क़ज़ा को लेकर उन्होंने काम किया। दारुल नदवतुल उलमा नहीं, या फिर आप कह लीजिए इमारत शरिया पटना नहीं, सिर्फ़ दिल्ली के दारुल क़ज़ा को लेकर उनका बहुत शानदार उनका काम रहा। और उन्होंने फिर ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो दिल्ली में दारुल क़ज़ा है, एक तरीके से उन्होंने इथनोग्राफिक स्टडी किया है, केस टू केस स्टडी किया, और वहाँ की जो पार्टीज़ हैं, जो दारुल क़ज़ा में जाते हैं, उनसे उन्होंने पूछा कि किस तरीके से दारुल क़ज़ा आपको हेल्प करती है। जो तीसरा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इंडिया में जिन्होंने बहुत फ़ेवर में, दारुल क़ज़ा के फ़ेवर में जिन्होंने काम किया है, वो एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी की एक प्रोफ़ेसर हैं, उसका नाम है बिट्टो रानी। बिट्टो रानी ने भी उनका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो है कि शरिया कोड एज़ इन्फॉर्मल जस्टिस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एक्सेस टू जस्टिस, कि जो शरिया कोर्ट हैं, जो दारुल क़ज़ा है, उसका क्या इम्पैक्ट है एक्सेस टू जस्टिस को लेकर। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो दारुल क़ज़ा के खिलाफ जिन्होंने काम किया, आप कह सकते हैं कि दारुल क़ज़ा को बहुत रिगरस तरीके से जिन्होंने इसकी तनकीद की है, वो भी एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, उसका नाम है सबीहा हुसैन। सबीहा हुसैन ये मतलब इनका जो मतलब टाइटल है रिसर्च का, वो ये था कि शरिया कोर्ट्स एंड वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। 2006 में इन्होंने ये एक रिसर्च पेपर लिखा, और इसको न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के जर्नल से पब्लिश हुआ, और ये बहुत बड़ा अपने आप में प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने ये कहा कि दरभंगा में, बिहार का जो दरभंगा स्टेट है, द ज़िला है, दरभंगा ज़िला में किस तरीके से
दारुल क़ज़ा मतलब काम कर रही है और पटना में, मधुबनी में भी। मधुबनी और दरभंगा का डेटा उन्होंने सिर्फ़ एनालाइज़ किया। सोचिए, एक इंसान अमेरिका में रहकर, एक इंसान ऑस्ट्रेलिया में रहकर, एक इंसान यूके में रहकर दारुल क़ज़ा के मौज़ू पे रिसर्च कर रहा है। और हम मुस्लिम और हम जो स्कॉलर्स हैं, हम जो प्रोफ़ेसर्स हैं, लॉयर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, हम लोग यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और सिर्फ़ रूल ऑफ़ लॉ पे रिसर्च करते जा रहे हैं। अब कोई दौर नहीं है रूल ऑफ़ लॉ पे रिसर्च करने का। अभी जो रिसर्च का टॉपिक है वो आपके सामने होता है। अभी हमारे सामने है कि हम किस तरह की चीज़ों पे अपना कलम उठाएँ। लेकिन हमें लगता है कि भाई इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। तो ये जो सबिया हुसैन है, इन्होंने दारुल क़ज़ा की बहुत आप कह सकते हैं इसको क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि बहुत सीरियस क्वेश्चन उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की फंक्शनिंग को लेकर उठाया कि ये लोग कहीं न कहीं कोर्सिव नेचर के एक्शन कोर्सिव नेचर को अडॉप्ट करते हैं और पार्टीज़ को सप्रेस करते हैं या उनको फ़ोर्स करते हैं कि आप दारुल क़ज़ा में जाकर अपने मैटर्स को एडजुडिकेट करें। उन्होंने कहा कि व्हाई women should go to Darul Qaza instead of going to the Sharia courts for the purpose of setting up, their matrimonial disputes. उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि क्या ये दारुल क़ज़ा का सिस्टम हिंदुस्तान का जो अदालती निज़ाम है, क्या ये उसके खिलाफ है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस तरह की चीज़ें मतलब इस तरह के काम करना चाहिए? और एक और बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं, उनका नाम है शेख खुर्शीद आलम। एक छोटा-सा उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था ईस्टर्न क्रिसेंट में। उन्होंने कहा कि हाउ दारुल क़ज़ा इज़ बेसिकली एक्टिंग एज़ एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन और उसका एक्सेस टू जस्टिस को लेकर क्या मतलब कंट्रीब्यूशन है। यानी दारुल क़ज़ा कैसे इंसाफ़ को, अदल-ओ-इंसाफ़ को प्रमोट करती है मुस्लिम सोसाइटी में और मुस्लिम पार्टीज़ में, वो भी उनका एक अच्छा मतलब काम रहा है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, एक कानपुर आईआईटी कानपुर के जो प्रोफ़ेसर हैं आनंदिता चक्रबर्ती और सुचिंद्रा घोष, 2017 में उन्होंने एक जुडिशियल रिफॉर्म वर्सेस एडजुडिकेशन ऑफ पर्सनल लॉ और व्यूज़ फ्रॉम मुस्लिम घेटो इन कानपुर। उनका एक बहुत बड़ा डेटा सामने आया कि दारुल क़ज़ा में जो भी पार्टीज़ जाती हैं, वो क्या मतलब फ़ोर्स की बुनियाद पर जाती हैं या वॉलंटरीली जाती हैं? उसमें मुस्लिम कितने प्रकार के होते हैं? और उसमें नॉन मुस्लिम कितने प्रकार के होते हैं? मतलब नॉन मुस्लिम कितने तरह के हैं? सॉरी उसमें मुस्लिम में ख़वातीन कितने तरह की होती हैं? और क्या मतलब ज़्यादातर तादाद ख़वातीन का है या ज़्यादातर तादाद आप कह सकते हैं मर्द हज़रात का है? तो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली एक बहुत अच्छी मतलब कह सकते हैं जर्नल है, मैगज़ीन है, तो उसमें उनका ये डेटा पब्लिश हुआ है। और खुद जो नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो इस बात की सताइश कर रहे हैं, वो इस बात की तारीफ़ कर रहे हैं कि दारुल क़ज़ा का जो ये आफ़ाक़ी निज़ाम है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि वो कौन-सा एरिया है दारुल क़ज़ा का जो अभी हमें जिस पे गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है, जिस पे अभी हमें लिखने की ज़रूरत है, जिस पे अभी हमें बात करने की ज़रूरत है, जिस पे अभी हमें आप कह सकते हैं कि वो उसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, उसकी नश्र व इशाअत की ज़रूरत है, तो उसका ताल्लुक एक्सेस टू जस्टिस को लेकर ही है। क्योंकि अब तक दारुल क़ज़ा पे जितने भी वेस्टर्न स्कॉलर्स ने और प्रोफ़ेसर्स ने काम किया है उसका जो ताल्लुक है वो इंटरसेक्शन ऑफ दारुल क़ज़ा एंड स्टेट कोर्ट्स है। यानी दारुल क़ज़ा का स्टेट कोर्ट से यानी ये जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उससे क्या रिलेशन है? ज़्यादातर लोगों ने इन्हीं बातों पर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात की है। आप चाहे उसके लिए जेफरी डीडिंग को देखें, उसके लिए आप सबिया हुसैन को देखें या कैथरीन लेमन्स को देखें, इन सब लोगों ने इस पे बात की। लेकिन एक बहुत बड़ा खला है दारुल क़ज़ा को लेकर जो मिसिंग है अपने आप में वो एक्सेस टू जस्टिस की बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा वायबल गैप आप कह सकते हैं वो है कंट्रीब्यूटिंग टू द स्कॉलरशिप ऑन द एजुकेशन ऑफ दारुल क़ज़ा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लुरैलिटी ऑफ जस्टिस, लीगल प्लुरैलिटी की बात की जाए अगर कि किस तरीके से हमागीर आदिलाना निज़ाम को फ़रोग़ देता है ये दारुल क़ज़ा। ये एक ऐसा मतलब एरिया है जो अनटच्ड है, जिस पर अभी लोगों ने काम नहीं किया है। मतलब ये जो मैं बातें कह रहा हूँ इस पे
इसमें कोई शक नहीं है कि आपका इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने उनकी जो बुक है किताबुल मुवाफ़िक़ात फ़िल इस्लाम, उनकी बुक बहुत ज़बरदस्त है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा है। किताबुल मुवाफ़िक़ात फ़िल इस्लाम। इनफैक्ट इसी बुक की बुनियाद पर एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1776 में बना। तो ये अपने आप में एक अलग बहस है कि क्या इस्लामी स्कॉलर्स ने दारुल क़ज़ा को लेकर काम किया है या नहीं? हाउस ऑफ विज़डम को लेकर काम किया है या नहीं? हाउस ऑफ जस्टिस को लेकर काम किया है नहीं, तो ये एक अलग है। लेकिन मेरा जो यहाँ पे टारगेट है, वो टारगेट ऑडियंस है जो अभी इंडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, जो कंटेम्परेरी डिस्प्यूट्स है, लाइक एडजुडिकेटिंग द मुस्लिम फैमिली डिस्प्यूट्स इन कंटेम्परेरी इंडिया, उसको लेकर मैं बातें कर रहा हूँ कि एज़ अ पार्ट ऑफ द मदरसा लीगल फ्रेटर्निटी हम क्या काम कर रहे हैं। जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं अभी वो कंटेम्परेरी इंडिया में किस तरीके से एजुकेशन और उसके मैकेनिज्म को प्रमोट कर रही हैं। तो ये एक ज़ेर गौर मसला है। और सबसे अहम बात, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। वो ये है अ, जो दारुल क़ज़ा है, दारुल क़ज़ा अनडाउटेडली एडजुडिकेट्स द फैमिली डिस्प्यूट्स एज़ एन इन्फॉर्मल डिस्पेंसिंग इंस्टीट्यूशन, इन्फॉर्मल जस्टिस डिस्पेंसिंग इंस्टीट्यूशन। लेकिन जो इंटरसेक्शन वाली बात है दारुल क़ज़ा की और इंडियन कोर्ट्स में, वो हमें देखना ज़रूरी है। लाइक हाउ द इंटरसेक्शन ऑफ दारुल क़ज़ा एंड इंडियन कोर्ट्स आर मिटिगेटिंग द फैमिली डिस्प्यूट्स. Here, family disputes means Muslim family disputes in order to promote the legal, pluralism, legal, ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि प्लूरैलिटी ऑफ जस्टिस कैसे वो प्रमोट करती हैं एक सेकुलर प्रैक्टिस के तौर पर, ये हमें देखना चाहिए। और इस इंटरसेक्शनैलिटी को वी हैव टू नेविगेट दिस इंटरसेक्शनैलिटी इन द लाइट ऑफ द कुरान एंड हदीस, क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि मुआज़ बिन जबल को जब पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए मुआज़ बिन जबल, तुम कैसे यमन में जाकर डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करोगे लोगों के बीच में? तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले कुरान की रोशनी में लोगों के डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और अगर कुरान में वो चीज़ नहीं मिली तो मैं हदीस के ज़रिए इन बातों को उन डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और अगर हदीस में ना मिले तो इज्मा के ज़रिए, और इज्मा भी ना हो तो कयास के ज़रिए। द एनालॉजिकल डिडक्शन की बात की गई कि कयास के ज़रिए हम इन चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आजकल के दौर में नए-नए मसाइल हमारे सामने पेश आ रहे हैं। नए-नए लॉज़ भी बन रही हैं, है ना? क्योंकि लॉ इज़ नॉट स्टैग्नेंट, लॉ कैन नॉट सर्वाइव इन वैक्यूम। ज़माने की तब्दीली के साथ एज़ पर द मार्च ऑफ द टाइम, एज़ पर द डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइज़ेशन, लॉ इज़ चेंजिंग। इसी तरीके से जो जो मुसलमानों के मसाइल हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, उसका भी जो हल है वो कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल मुमकिन है, और होना चाहिए, और हो रहा है, लेकिन इसको फर्दर प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे काज़ी हज़रात पैदा करें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, कि वो बहुत अच्छे तरीके से जो कंटेम्परेरी डिस्प्यूट्स हैं उसको रिज़ॉल्व करें। जो दूसरा मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दारुल क़ज़ा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एक्सेस टू जस्टिस। इम्पैक्ट डेटा आपके सामने है कि मोर देन 50,000 केसेस वर एडजुडिकेटेड बाय इमारत शरिया पटना ओनली, कि जो पटना की इमारत शरिया 50,000 से ज़्यादा मसले को उन्होंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। और जो एक क्वेश्चन है वो है कि हाउ फार द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्टैंड ऑन दारुल क़ज़ा's एस्टैब्लिशमेंट, एंड आई मीन इट इज़ जस्टिफाइड एज़ अ सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट, कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्टैंड है, जो उनका मौक़िफ़ है, वो क्या है? क्या वो दारुल क़ज़ा के एस्टैब्लिशमेंट को एज़ अ सेकुलर प्रैक्टिस लोगों के सामने ला सकती है? तो थोड़ा-सा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस मौज़ू पे थोड़ा और बेहतर तरीके से अपनी बात सामने रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से इन बातों को जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं या जो इंडियन स्कॉलर्स हैं, जो कानूनदां हैं, उनके सामने भी ये बात मुझे लगता है कि रखने की ज़रूरत है कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट में दारुल क़ज़ा के एस्टैब्लिशमेंट को आप कैसे जस्टिफाइड करते हैं?
और दूसरी लास्ट जो क्वेश्चंस है वो ये है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन ऑफ दारुल कज़ा ऑन वुमेन्स राइट्स। बहुत सारी देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिस इंटरप्रिटेशंस एंड मिसकम्युनिकेशंस पर्टेनिंग टू द एजुकेशन ऑफ दारुल कज़ा। तो उसको हमें एक तरह से जो सेकुलर लोग हैं या जो जिनको नहीं पता है दारुल कज़ा के बारे में, उनके सामने लाने की ज़रूरत है कि विमेन राइट्स का, ख़वातीन के हकूक़ का कैसे दारुल कज़ा तहफ़्फ़ुज़ करता है, कैसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। तो इस बात को हमें सामने लाने की ज़रूरत है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है अपने आप में, ये चारों क्वेश्चन अपने आप में इतना ज़्यादा है कि अगर उस पे हम अभी फर्दर बात करें, तो कम से कम 4 घंटे इस पे बात होगी कि कैसे ये जो चारों क्वेश्चन हैं, हम उसको डील कर सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक हो सकता है कि जो एक बहुत बड़ा खिदमत हो सकता है कि जो सदक़े जारिया के तौर पर अगर कम से कम ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो हम लिखें, जो हम बोलें, सदक़े जारिया की नीयत से करें या इस तरीके से करें कि जो हमारा काम है वो हमारे लिए इबादत बन जाए। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बल्लिगु अन्नी वलो आया कि जो भी तुम जानते हो एक ही छोटी-सी बात क्यों ना हो तुम दूसरों तक उसको पहुँचा दो या फलयुबल्लिगु शाहिदुल गाइब कि जो शाहिद हैं वो गायब तक अपनी बात को पहुँचा दें। तो मुझे लगता है कि ये जो 4 क्वेश्चन्स हैं, इसको अगर हम बहुत बेहतर तरीके से अगर हम इसको डील करने की कोशिश करें, तो मेरे ख़्याल से ये अपने आप में बड़ा कंट्रिब्यूशन होगा, एक बड़ा कारनामा होगा दारुल क़ज़ा को फ़र्दर प्रमोट करने के लिए। इसके लिए क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए? क्या तरीक़े-कार होना चाहिए? इस पे हम लोग फ़र्दर इस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या ये डॉक्ट्रिनल नेचर का रिसर्च होना चाहिए, नॉन डॉक्ट्रिनल होना चाहिए या फिर इसके लिए हम फ़र्दर दारुल क़ज़ा में जाएँ, वहाँ पे काज़ी से बात करें, वहाँ पे पार्टीज़ से बात करें, उसको फ़र्दर कैसे स्मूथ बनाया जा सकता है, उसको प्रिसाइज़ किया जा सकता है, उसको कंसाइज़ किया जा सकता है, उसको ज़्यादा एक्सेसिबल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमें करने की ज़रूरत है और जैसा मैंने आपको कहा कि चाहे वो पटना हो या महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, केरला हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, इस सारी जगहों पर दारुल क़ज़ा का काम कॉम्प्रिहेंसिवली हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो दारुल क़ज़ा क्या आपको ये मालूम है कि दारुल क़ज़ा जर्मनी में भी मतलब ये काम हो रहा है? दारुल क़ज़ा का काम जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड वहाँ पे भी हो रहा है और मैंने जो इंग्लैंड के दारुल क़ज़ा को मुताला किया, इससे ये बात सामने आई कि वहाँ का जो दारुल क़ज़ा है, जिसको आप शरिया काउंसिल बोलते हैं, दे आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव, दे आर मोर इफेक्टिव एंड दे आर मोर एक्सेसिबल। तो ऐसी कौन-सी बात है कि जो इंग्लैंड के उलमा हैं, जो फ़ज़ला हैं, वो दारुल क़ज़ा को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और वो इफेक्टिव है इन कंपैरिज़न टू द दारुल क़ज़ा सिस्टम्स एक्जिस्टेड इन इंडिया। कि ये जो तक़ाबुली मुताला करेंगे, तो इससे भी बातें इंशाअल्लाह सामने आएँगी कि कैसे हम इस निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं ताकि लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। और इसका जो जुरिसडिक्शन हो वो ज़्यादा बड़ा हो जाए। वी हैव टू एक्सटेंड द जुरिसडिक्शन ऑफ द दारुल क़ज़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या गार्डियनशिप के मैटर को लेकर हम बात कर सकते हैं? क्या हम डॉवर के मैटर को लेकर बात कर सकते हैं? प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस ये सारे इश्यूज़ अगर हम डील करें दारुल क़ज़ा के अंदर और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे उलमा किराम हैं जो या काज़ी हैं जो कानून से बहुत हद तक उनकी वाक़फ़ियत नहीं है। तो ज़रूरी है कि उनका एक क्रैश कोर्स कराया जाए। उनका एक फाउंडेशनल कोर्स कराया जाए जो मेजर कवानीन हैं इंडिया में, जिस तरह के इश्यूज़ दारुल क़ज़ा में आते हैं, पहले एक मुल्क के जो कवानीन है, लॉ ऑफ द लैंड, उससे उनकी जानकारी उनको जानकारी फ़राहम करना ज़रूरी है। तो उसके लिए वर्कशॉप हम करा सकते हैं, उसके लिए हम अ, क्रैश कोर्स या फाउंडेशनल कोर्स करा सकते हैं और इसके लिए मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़ास तौर से ये कदम उठाना चाहिए। ये जो हमारा लीगल फ्रेटर्निटी है, मदरसा लीगल फ्रेटर्निटी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसके ज़रिए जो काज़ी हज़रात हैं, उन तक अपनी बात को पहुँचाएँ। उनको अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है या उनको फ़र्दर मालूमात की ज़रूरत हो, जब भी कोई केस सामने आए, तो तो उनको हम एट लीस्ट कुछ नहीं तो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। कंसल्टेंसी का मतलब है कि जब भी ऐसे मसाइल सामने आएँ,
तो उन मसाइल को अगर वो मुझसे पूछना चाहे या वो किसी और से पूछना चाहे जो भी कानून के जानकार हैं, तो जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एक लैटिन का मैक्सिम है, लातीनी ज़बान का एक मैक्सिम है, वो ये है कि इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूज़ेड, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज़ेड। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एन एक्सक्यूज़, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर आप एक काज़ी हैं, एक आलिम हैं, एक फ़ाज़िल हैं, एक मुफ्ती हैं और आप ये कहें कि आप हिंदुस्तानी कवानीन को नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, आप शरिया कानून को जानते हैं, तो ये इग्नोरेंस अपने आप में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक्सक्यूज़ अपने आप में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली इन चीज़ों को मेंटेन करें। यानी एक बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम को हम मेंटेन करें। एक तरीके से हम दुनियावी कानूनी निज़ाम को जानें और जो शरीयत के जो कवानीन हैं उस पे भी हमारी महारत ताम्मा हो। अ, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि हम वर्कशॉप बेशक करा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन वर्कशॉप हो या फिज़िकली ये चीज़ हो सकती हो। तो जैसे भी मुमकिन है, बड़े जो उलमा हज़रात हैं, उनसे मिलकर, उनसे बात करके इस चीज़ को हम फर्दर प्रमोट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लिमिटेशन की बात। क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन जो मेरे रिसर्च का था वो यही था कि मैं सिर्फ़ 2 कंट्री को यहाँ 2 कंट्री की मैं बात कर रहा था। एक यूके और एक इंडिया। इंडिया में भी ये सारे जो स्टेट्स हैं, कैसे वो दारुल क़ज़ा को प्रमोट करती है, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और फर्दर अभी मेरा एक प्रोजेक्ट है, वो दारुल क़ज़ा को ही लेकर है। क्या इसको ज़्यादा और इन्फॉर्मल तरीके से इस पे काम हो सकता है? क्या इस पर और बेहतर तरीके से मतलब आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के सामने ये बात लाई जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर विश्वलोचन मदान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसकी तारीफ़ की कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो कोर्ट्स के बर्डन को कम कर रहे हैं। ये कैसे एक स्टेट के खिलाफ हो सकता है? ये कैसे एक मतलब हिंदुस्तानी अदलिया के निज़ाम के खिलाफ हो सकता है? तो मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, जो वॉलंटियर्स हज़रात हैं, जो रज़ाकार हैं और कैसे हम दारुल क़ज़ा में सबसे बड़ा जो मसला है, वो ये है फंडिंग। फंडिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, कैसे हम दारुल क़ज़ा को उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो इंडिया में, वो फाइनेंस के बगैर नहीं चलती है। तो हमें उनके लिए फाइनेंस को भी रेज़ करना है। फाइनेंस को भी रेज़ करना है, उनके लिए हमें उन्हें माली तौर पर बहुत पुख्ता करना है, बहुत मज़बूत करना है, ता तभी वो जाकर बहुत इफ़ेक्टिवली अपना काम को अंजाम दे सकता है। और फंडिंग कैसे हो? बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, मुस्लिम लोग हैं जो इस तरह के कॉज़ के लिए सादात दारैन को सामने रखते हुए वो कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। तो हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज़ को लेकर चलना है। आज अगर हम ये कदम नहीं उठाएँगे तो आगे चलकर हमें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाएगी। तो लिहाज़ा हम जल्द अज़ जल्द ये कदम उठाएँ कि दारुल क़ज़ा को बहुत अच्छे तरीके से, एस्टेब्लिश्ड तरीके से, स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से हम सामने लाएँ और जो कार्य खैर है और जो सआदत दारैन है और जो सदक़े जारिया है, उसमें हम सब लोगों का हिस्सा हो। और ख़ास तौर से जो मैं हूँ या और जो मदरसा लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उन पर तो दोहरी ज़िम्मेदारी है। एक ज़िम्मेदारी ये कि उन्होंने दीन की तालीम हासिल की, दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि हमने दुनिया की भी तालीम हासिल की है। हम रिसर्चर के तौर पर, प्रोफ़ेसर के तौर पर, लॉ मेकर के तौर पर, पॉलिसी मेकर के तौर पर, ब्यूरोक्रेट के तौर पर, फ़ॉरेन पॉलिसी मेकर के तौर पर या फिर डिप्लोमेट्स के तौर पर, हाई कमिश्नर के तौर पर, पॉलिटिशियंस के तौर पर, हमारा जो एक रोल होगा, वो अपने आप में बहुत मुफ़ीद होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम लोग अपनी कोशिश में ज़रूर भी ज़रूर कामयाब होंगे। आई फ़र्मली बिलीव इंशाअल्लाह दैट वी विल सक्सीड इन आवर एंडेवर्स and definitely we will act as a catalyst. We, the scholars of ulama and fazala, the galaxy of ulama and fazala, will act as a catalyst in the light of the principles of Islam's Sharia, Hadith, to boost social transformation, to boost intellectual transformation, and to make the life of the Muslims of this country easier, accessible. और कोशिश रहेगी कि जो गलतफ़हमी है लोगों में, ख़ास तौर से जो हमारे दूसरी कौमें हैं, उसमें जो गलतफ़हमियाँ हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, वो गलतफ़हमी का इज़ाला हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उर्दू नहीं समझते हैं। बहुत सारे काम दारुल क़ज़ा का उर्दू में हुआ। लेकिन जो लोग उर्दू नहीं समझते हैं, वो इंग्लिश एट लीस्ट
अगर वो इंग्लिश समझ रहे हैं या फ्रेंच है या जर्मन है या कोरियन है, जो भी लैंग्वेजेज़ हैं, उसमें हम इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर ज़रूर अपने इस मेहनत में कामयाब होंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जो कोई भी व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, प्लीज़ आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस दीज़। उनको क्वेश्चन कुछ करना हो, हैंड रेज़ करें, इंशाल्लाह किसी को कोई क्वेश्चन हो, तो वो हैंड रेज़ करें। क्वेश्चन है ऑडिबल? हाँ यू सर। कैन यू कैन पुट इट इन चैट बॉक्स एज़ वेल, लाइक इफ यू आर, अगर आपको बोलने की ख़्वाहिश नहीं है, तो आप चैट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह आपका मुहाज़रा बहुत ही उम्दा और दिलचस्प था। बहुत यानी मालूमात अफ़ज़ा था और हम जैसे लोगों के लिए तो वाक़ई बहुत मुफ़ीद है। आपका मुहाज़रा सुनकर दिल में ख़्वाहिश हुई कि हर साल हमारे जो ऑनलाइन इफ्ता कोर्स के मुशारिकीन हैं, उनके दरमियान इस मौज़ू पर आपका मुहाज़रा होना चाहिए। अ, 1-2 बातें मुझे मालूम करनी थी आपसे। जी, एक तो जो बात आपने ये फ़रमाई कि इस्लामी दारुल क़ज़ा होता है बतौर ख़ास इमारत शरिया वगैरह में चीज़ है कि अगर फ़रीक़ैन में से कोई एक हाज़िर नहीं होता है, तो फ़ैसला नहीं सुनाया जाता है, उसका कोई फ़ैसला नहीं किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसकी 2 सूरत होती है। एक तो ये है कि जिसने दावा किया अगर वो खुद ही हाज़िर नहीं होता है, तब तो जी। मुकद्दमे को ख़ारिज कर दिया जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला हो जाता है, वो खुद हाज़िर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मुद्दा अलैह हाज़िर नहीं हो रहा है, मुद्दई बार-बार आ रहा है और जी, अपने सबूत भी पेश करता है, बयीना भी पेश करता है, तो फिर इस सूरत में उसके हक़ में फ़ैसला हो जाता है। मुद्दा अलैह को बार-बार तंबीह के बावजूद अगर नहीं आता है, तो जी। उसके खिलाफ फ़ैसला जाता है। यानी अ, उसकी अदम हाज़िरी को गोया कि सबूत ना पेश करने का मुतरादिफ माना जाता है। तो मैं समझता हूँ शायद ये तफ़सील इसमें होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने ये बात सामने रखी। ये जो एक्स पार्टी ऑर्डर होता है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, तो ये जो आपने ये बातें की, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब हकीकत से रूबरू होकर जी, ये, जी। जी, कि जो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच दारुल क़ज़ा मतलब अपना रही देखिए, है। अभी हमने जो है इमारत शरिया के अंदर 6 महीने कोर्स भी मैंने किया। अभी पिछले साल आज के ये एग्ज़ाम में जी, इमारत जी। शरिया में थे। तो मैंने कज़ा का कोर्स वहाँ से किया, तो वहाँ पूरा ये प्रोसेस होता है। जी, तो जी। एक चीज़ थोड़ी ज़हन में खटक रही थी, तो मैंने समझा कि इसको आपके नहीं, नहीं, सामने रखूँ, हो बहुत-बहुत शुक्रिया। सकता है। जी, जी, दूसरी जी। बात ये है कि हम लोग जो दारुल क़ज़ा कायम करना चाहते हैं, अभी मेरा जी, खुद ये इरादा है कि मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दरख़्वास्त दे भी दी है और जी, मौलाना रहमानी साहब की जानिब से इजाज़त भी मिल गई है और जी, अगले महीने की 5 तारीख को यानी हमारे इंक्वायरी के लिए, मुआयना के लिए आ भी रहे हैं। तो एक सबसे पहला जो सवाल ज़हन में आता है कि अगर हम दारुल क़ज़ा कायम करते हैं और कोई फ़रीक़ हमारी बात को नहीं मानता है या बुरा समझता है, जी। अगर कोर्ट में लेकर जाता है दारुल क़ज़ा के खिलाफ कोई मसला उठाता है, आवाज़ उठाता है, हुँ, तो हुँ। अगर हमसे सरकार इस बारे में पूछताछ करती है या पुलिस पूछताछ करती है कि आप किस बेस पर अपना दारुल क़ज़ा कायम किए हुए हैं, हुँ, आपको हुँ। कानूनी एतबार से कहाँ से इजाज़त मिली इसका कायम करने की, तो हुँ, इस हुँ। सिलसिले में हम उन्हें क्या जवाब दे सकते हैं? जी, जी। ये काफ़ी माशाल्लाह बहुत पावरफुल क्वेश्चन है अपने आप में। तो हुँ, देखिए, जो भी इंडिया में दारुल क़ज़ा हैं, जैसे आपने कहा कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास जाते हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर जो दारुल क़ज़ा हैं, वो एक तरह से सब्सिडियरी हैं और आप पार्टीज़ को ये नहीं बोलते हैं कि आप मेरे पास आइए, वो आकर मतलब फ़ैसला मतलब आकर फिर यहाँ पे हम जो फ़ैसला देंगे उसको मानना ज़रूरी है। दारुल क़ज़ा का नेचर जानना ज़रूरी है। दारुल क़ज़ा एक सजेशन टाइप, एक रिकन्सिलिएशन टाइप का काम करती है। यानी अ, एक तो ये कि वो पार्टीज़ को फ़ोर्स नहीं करती है। मानना हो, मान लीजिए, नहीं मानना हो, कोई बात नहीं। और
जो दूसरी चीज़ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप में एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है। अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कि मुझे दारुल क़ज़ा कायम करना है, तो डेफ़िनेटली सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है, कुछ दस्तावेज़ात हैं, जो आपको लेकर जाना होता है। तो कोर्ट के सामने ये बात बहुत क्लियर है कि आपका जो रोल है एज़ अ काज़ी इन दारुल क़ज़ा या जो दारुल क़ज़ा का रोल है, वो एक सजेशन के तौर पर चीज़ें करती हैं, वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है। तो इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं सामने आने वाले हैं इस चीज़ को लेकर। तो मसला ये वहाँ पर ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, जब हमारे यहाँ पे मसला जो है फ़स्ख़ से मुताल्लिक़ होता है। एक ये होता है कि निकाह का मसला है, आपने बता दिया, तलाक का मसला है बता दिया, खुला है तो ठीक हो गया। लेकिन जब मसला फ़स्ख़ का आता है जिसमें एक फ़रीक़ की बीवी को उसकी ज़िंदगी से अलग किया जाता है, तो हुँ, ये हुँ। ज़ालिम होता है। लेकिन जी। चूँकि उसकी बीवी को हम जब उससे अलग कर देते हैं, फ़ैसला कर देते हैं, तो ये मामला बहुत सीरियस हो जाता है कोर्ट की नज़र में। और जब ये मामला वहाँ तक जाता है तो कोर्ट से एक्शन लेती है कि आपने जो बात जो काम किया है, ये जानने की सही नहीं है कि आपने जी। यानी हमारे काम को आपने अपना काम समझ लिया, ले लिया। तो यहाँ मामला ज़्यादा गड़बड़ जाता है। तो इसमें इसमें जो मुझे जो लगता है एक चीज़ जी, का हमें ख़्याल रखना चाहिए एज़ अ काज़ी जी, वो ये है कि जो डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, जी, तो उसमें ऐसा कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि ये ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पर आप फ़स्ख़ कर सकते हैं, है अच्छा, ना? अच्छा। तो अगर हम उन ग्राउंड्स एट द टाइम ऑफ एडजुडिकेशन एज़ अ काज़ी जब हम चीज़ों का फ़ैसला जी, करें, जी, तो कोशिश करें कि हम डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट को भी सामने रखें। उनके क्या-क्या बहुत ग्राउंड्स सही। हैं, है ना? जी, तो उस चीज़ को अगर हम सामने रखेंगे क्योंकि हम एक लॉ का ही सहारा ले रहे हैं, ना सिर्फ़ ये कि मतलब जो हमारा हफ़ाज़त कानून है उसका, बल्कि हम स्टेट स्पॉन्सर्ड लॉ के साथ तो चीज़ें आसानी हो जाएँगी। जी, मुनासिब। जी। जी। एक सवाल हमारे ज़हन में और आ रहा था, आपकी अगर आवाज़ आप देयर इज़ सम इको फ्रॉम योर साइड। मुझे एक सवाल मेरे ज़हन में और आ रहा था, अगर टाइम हो इजाज़त तो मैं करूँ। जी, 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 बेशक। वो ये है कि बात ज़रा से इस मौज़ू पे हमारी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने ये राय दी कि अगर आप दारुल क़ज़ा का की परमिशन ले लेते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत, कि गोया कि आप आर्बिट्रेशन के तहत काम कर रहे हैं, तो आपको पुलिस को दिखाने के लिए या किसी भी महकमे को दिखाने के लिए अव्वली मरहले पर आपके पास प्रूफ़ रहेगा कि हम ये जो काम कर रहे हैं, इसके तहत कर रहे हैं और हमने सिर्फ़ सालिसी किरदार अदा किया है इस एतबार से। तो 2 बातें पूछनी है, क्या ये चीज़ सही है, काबिल अमल है कि नहीं है? और अगर देखिए काबिल अमल है तो उसकी क्या सूरत हो सकती है, हम वहाँ तक जा सकें? जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अच्छा, आर्बिट्रेशन अच्छा। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में 4 तरह जी, की बातें की हैं। मतलब आप कह सकते हैं मेजरली जो है, यानी आउटसाइड ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो होती हैं, वो 4 तरीके से होंगी। जी, आर्बिट्रेशन के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू, कंसिलिएशन के जी, थ्रू और लोक अदालत जिसको आप बोलते हैं, जी, नेगोशिएशन जी। वगैरह-वगैरह। तो इस चीज़ में तो शामिल वो नहीं कर सकते। मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात हो जाएगी कि अच्छा, अच्छा, अच्छा। स्टेट कोर्ट जो है या फिर पार्लियामेंट वो इस बात की इजाज़त दे कि मतलब हाँ, ठीक है, आप अपना सेपरेट एक एडीआर फोरम के तौर पर मतलब आप दारुल क़ज़ा कायम कर लीजिए। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन है ही नहीं। क्योंकि अच्छा, अच्छा। उसके लिए ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस बिल्ड अप कर दी गई हैं। जैसे कि मान के जी, चलिए कोई फैमिली मुस्लिम फैमिली डिस्प्यूट का मसला है, उसके लिए कहा है कि भाई तुम मीडिएशन में जाओ। मीडिएशन में जाने के लिए बोला है। तो जब ऑलरेडी मीडिएशन है, तो हम एक दूसरा मीडिएशन फोरम कैसे हम इसको स्पॉन्सर करा सकते हैं स्टेट के थ्रू। तो ये अपने आप में इसका कोई मतलब आप कैसे कह लीजिए इसका कोई ग्राउंड नहीं है। आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट को डेफिनिटली प्रमोट किया गया है और गर्चे आप कह सकते हैं कि दारुल क़ज़ा की तारीफ़ भी की गई है इस चीज़ को लेकर, जी, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड होना, ये तो जी। एक कह सकते हैं कि ख़्वाब ही है। लेकिन जहाँ तक कोशिश की बात है, हम कोशिश कर सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी जिसको आप सालसा बोलते हैं, हम सालसा के पास जा सकते हैं, हम नालसा के पास जा सकते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। उनके सामने एटलीस्ट हम ये प्रपोज़ल रख सकते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड जी, वे जी। में, सिस्टमैटिकली ये चीज़ें हो। लेकिन जहाँ तक मेरा मेरे मैं जो समझता हूँ कि ये जो सालसा है, ये डालसा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है
और स्टेट तो ऑलरेडी दारुल क़ज़ा के खिलाफ है। वो तो कोर्ट है जो कह रही है कि नहीं ये तो ठीक-ठाक कर रही है, इनको करने दिया जाए काम। जी, तो मेरी बात इस सिलसिले में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से हुई थी, कुछ दिन जी, पहले मैं गया था। तो जी, मौलाना ने बहुत सही मशवरा ये भी दिया कि जब आप फैसला लिखें, क़ज़ा का काम करें, तो उसमें कोशिश ये करें कि क़ज़ा की जो कानूनी हैसियत है, जिन यानी दफ़ात के उसे प्रमोट किया गया है, उनको जी, भी शुरू में 4 लाइनों में लिख देना चाहिए। बेशक, और बेशक। जो फैसला आप कर रहे हैं, उसमें ये हुँ, भी पढ़ा दें कि कानूनी नुक्ते नज़र से इसमें क्या बात कही गई है, शरीयत नज़र से क्या बात कही गई है, और हम जो बात लिख रहे हैं, ये जी, कानूनन नहीं लिख रहे, सिर्फ़ शरअन लिख रहे हैं। जी, अगर जी, जी। शरअन आपको अमल करना है, तो आपके लिए ये, वरना आप कानून में जा सकते हैं। तो इससे ये है एब्सोल्यूटली। कि आपका फैसला बहुत महफूज़ हो जाएगा। बेशक, वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई फ़स्ख़ का मामला हो, तो डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट को भी आप सामने रखें, ताकि ओके। वो बात आपकी उसमें बहुत वज़न हो और और पुलिस के सामने भी जब बात जाएगी और वो देखेंगे कि भाई वो जो एफआईआर है किसी की है, तो वो कम से कम देखें कि ये तो ऑलरेडी डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत है। तो फिर इंशाअल्लाह ऐसे मसाइल दरपेश ना होने के चांसेस हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मुहाज़रा आपने दिया और बड़ी खुशी हुई। इंशाअल्लाह हम बाज़ाब्ता आपको मदऊ करेंगे अपने मुशारिकीन के लिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, जज़ाय अता फरमाए, इंशाअल्लाह आपसे इस्तेफ़ादा भी दुआ करते कीजिए। रहेंगे। और जज़ाक जी, जी। एडवोकेट नवीद साहब आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। निहाल नदवी साहब दामद वालेकुम बरकातहू। कैसे हैं निहाल साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है। वैसे कुछ पूछना तो कुछ नहीं है, जी, बस एक जज़ाकल्लाह आपको बोलना था। बेहतरीन मुहाज़रा था, मैं माज़रत के शुरू से नहीं रह सका। एक क्लास थी, वो क्लास अटेंड करके मैं यहाँ पर आया। काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही, ख़ास तौर से आपकी गुफ्तगू दूसरी मर्तबा मैं सुन रहा हूँ, पहली मर्तबा दिल्ली में सुनने का मौका मिला था। काफ़ी नपी-तुली और कारआमद गुफ्तगू होती है, बेकार में तो कोई लफ्ज़ भी आप खर्च नहीं करते हैं। इस मामले में काफ़ी बख़ील बोल सकते हैं आपको। ये सेंटेंस तो बहुत दूर की बात है माशाअल्लाह से। एक बात जो आपके ज़रिए से बाकी हज़रात को तवज्जो होनी चाहिए कि आपने जी, जो बताया कि दारुल क़ज़ा का जो हमागीर आदिलाना निज़ाम है, वो जी, हमारी तहरीरों से भी लोगों के सामने नहीं आया है और ख़ास तौर से उर्दू-दाँ तबक़े के सामने भी हमने नहीं लिखा है। अंग्रेज़ी हाँ, तो बहुत दूर की बात है। जी, जी, उर्दू-दाँ तबक़ा भी इसके आदिलाना हमागीर आदिलाना निज़ाम से जी, नावाक़िफ़ है। कुछ खुद हम भी जो मदरसे के फ़ारिग़ हैं, इसकी जी, जामियत को नहीं जानते हैं। जी, तो आपने बहुत तवज्जो दिलाई है कि कुछ लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ है मेरा, तो जी, कोशिश जी, करूँगा कि इस पर मुताला भी वसी हो जाए, कुछ तहरीर भी आ जाए और आपकी इस मुहाज़रे से काफ़ी फ़ायदा भी पहुँचा है। बाकी जो जी, शुरका हैं, उनसे भी गुज़ारिश है कि इस जी, पर जी, बेशक, तवज्जो दें, अपने मालूमात में इज़ाफ़ा भी फ़रमाएँ और इस जी, किस्म के मुहाज़रात जो मदरसा लीगल फ्रैटर्निटी के तहत होंगे, कसी जी, तादाद में शिरकत भी करें और इसके नफ़े को आम-ताम भी करें। मैं अब्दुल्ला साहब का भी इस ज़रिए से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी बड़ा कदम उठाया। जज़ाकल्लाह जज़ा निहाल साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाकल्लाह। काफ़ी खुश व दुआ खुर्रम की रखे। दरख्वास्त है आपसे, ज़रूर, ज़रूर दुआ करूँगा। जज़ाकल्लाह। मेरे जो सीनियर साथ एक क्वेश्चन है मतलब प्राइवेट मैसेज है कि हाउ दारुल क़ज़ा इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर्बिट्रेशन। तो दारुल क़ज़ा आर्बिट्रेशन से कैसे डिफरेंट है? जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है, वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है? तो उसमें ये है कि दारुल क़ज़ा के ज़रिए जो फैसले दिए जाते हैं, वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है। लेकिन जो आर्बिट्रेशन के थ्रू जो आर्बिट्रल अवार्ड पास की जाती है, वो बाइंडिंग नेचर का होता है। जी। अ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर? अ, पूछना ये था कि एज़ अ सेकंड ईयर स्टूडेंट और थर्ड ईयर स्टूडेंट, हाउ कैन वी डू रिसर्च ऑन दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स? So, and second question is that how uniform civil code will affect the Darul Qaza, and it is possible that we can take the sponsored or financial sponsor from state on the matter of Darul Qaza. देखिए, पहली बात तो कि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ये मैटर नहीं करता। आप मदरसे से हैं, आपका ताल्लुक मदरसे से है, तो आप दारुल क़ज़ा को समझते हैं, बेहतर समझते हैं उन लोगों से जो एक तरीक़े से आप कह सकते हैं कि इन चीज़ से नावाक़िफ़ हैं या फिर वो दुनियावी क़वानीन तो जानते हैं, लेकिन वो दारुल क़ज़ा के क़वानीन से नावाक़िफ़ हैं। तो मैं समझता हूँ और आप ऑलरेडी आप
मतलब काफ़ी बेहतर पोज़ीशन में हैं इस चीज़ को लिखने के लिए। तो आप उर्दू में एटलीस्ट किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी जर्नल में उर्दू में एटलीस्ट लिखना शुरू कीजिए। इनकलाब हो सकता है, आग हो सकता है ना? राष्ट्रीय सहारा हो सकता है। एक छोटा-सा कॉलम ही सही, अपनी बात रखिए कि कैसे दारुल क़ज़ा की जो अहमियत और इफ़ादियत है, उसको कैसे फ़र्दर प्रमोट करने की ज़रूरत है ना? कैसे लोग वी कैन वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनजीओ एक ने कहा कि एक एनजीओ के तौर पर भी हम काम कर सकते हैं। यानी ज़रूरी ये है कि हम अपनी राइटिंग्स के थ्रू अपनी बात सामने रखें, लेकिन उसके साथ-साथ हम वॉलंटरीली लोगों को जैसे अगर मान के चलिए आप अपने गाँव जा रहे हैं, अपने शहर जा रहे हैं, एक छोटा-सा आपने मुहाज़रा ही रख दिया, एक छोटी-सी गैदरिंग रख दी कि भाई आओ हम बताते हैं कि दारुल क़ज़ा कैसे फ़ंक्शन करती है। तो आपका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा प्लूरल हो सकता है। वो अपने आप में आप मल्टी अप्रोच यू नो आप इनिशिएटिव्स ले सकते हैं फर्दर इसको प्रमोट करने के लिए। उर्दू में लिखिए कम से कम अभी, है ना? और जैसे ही आपकी गिरफ्त हो उर्दू सहाफ़त पर, कालम निगारी पर, तो फिर उसके बाद जो है इंग्लिश में भी लिखना शुरू कीजिए आहिस्ता-आहिस्ता। रिसर्च पेपर से शुरू कीजिए या फिर कोई ब्लॉग से शुरू कीजिए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं इंटरनेट पर जो आपको ब्लॉग्स प्रोवाइड करती है, वर्डप्रेस.com और अदर्स, है ना? तो आप उनसे अपनी बातों को लोगों के सामने रखने की कोशिश कीजिए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। दूसरा, ये देखिए ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होने का मतलब है इट विल अंडरमाइन द अथॉरिटी और सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। और इस बात पे बहस हो रही है कि क्या दारुल क़ज़ा इंडियन सॉवरेनिटी को मतलब अभी मतलब उस चीज़ की बात हो रही है, मतलब क्या वो उसको चैलेंज कर रहा है? तो स्टेट स्पॉन्सर्ड होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी मुफ्ती साहब को, काज़ी साहब को बताया मैंने कि हम कोशिश कर सकते हैं कि नालसा के पास जाएँ, डालसा के पास जाएँ या सालसा के पास जाएँ या जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, उनसे हम बात करें कि थोड़ा-सा हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड मिल जाए, थोड़ा-सा हमें बैकअप मिल जाए, है ना? ताकि और हम उनके पास जाने से पहले हमें करना क्या होगा? हमें इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी जो कानून है, हिंदुस्तानी कवानीन है, हमें पहले उस पे गिरफ्त पैदा करना होगा। उनके सामने क्या क्वेश्चन्स वो हमें पूछेंगे, काउंटर क्वेश्चन्स, हमें उसका पहले से जवाब तैयार कर लेना है। हमें टेस्टिमनी के तौर पर ये भी दिखाना होगा कि देखिए किस तरह के लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये कितना अपने आप में मतलब बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है ना? और जिस तरह से लोग इसको बताते हैं ये मुज़िर है, तो ये मुज़िर नहीं है बिल्कुल भी, है ना? तो इसके लिए पहले हमें खुद से तैयारी करनी होगी। बहुत स्ट्रैटेजिक वे में इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है, तब हम उनके पास जा सकते हैं, कोशिश करने के लिए। हालाँकि मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है इस चीज़ को लेकर कि सरकार आकर बोले कि हाँ, ठीक है, तुम खोलो दारुल क़ज़ा, अदरवाइज़ आप शरिया कोर्ट के नाम पर कितना ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ, उससे तो आप वाकिफ़ हैं। जी। हाल साहब आपने कहा कि अदालत का रवैया मुआफ़क़त है। अभी आपकी बातें थोड़ी-सी टेक्निकल ग्लिच आ रही है, थोड़ा दोबारा कह सकते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि अदालत का रवैया दारुल क़ज़ा के हवाले से बड़ी हद तक सपोर्टिव है, लेकिन हुकूमत का नहीं। हुकूमत तो बदलती रहती है, सब कुछ इस तरीके से बात कुछ इस तरह की उसको एडमिनिस्ट्रेशन मैं ऑडिबल हूँ? आपकी बात थोड़ी-सी समझ में नहीं आई अब्दुल्ला भाई। आप अगर चाहें तो दोबारा बोल दीजिए या फिर चैट बॉक्स में आप टाइप कर दें। मेहरबान साहब का दूसरा क्वेश्चन था कि यूसीसी कैसे इफ़ेक्ट करेगा दारुल क़ज़ा? जी, क्या क्वेश्चन है? यूसीसी कैसे इफ़ेक्ट करेगा दारुल क़ज़ा? ओके, देखिए यूसीसी दारुल क़ज़ा ये दोनों बहुत अलग-अलग मौज़ू हैं। यूसीसी एक तरीके से जो आइली मसाइल हैं जो मैरिज के इश्यूज़ हैं या जो अदर इश्यूज़ हैं, उस चीज़ को एक तरीके से उसको यूनिफ़ॉर्म करने की कोशिश करती है। वहीं पे दारुल क़ज़ा ये एक अल्टरनेटिव फ़ॉर्म है।
आप यूसीसी का भी जो मसला होगा उसके लिए भी आप कोर्ट जाएंगे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसी तरीके से जो दारुल क़ज़ा का जो मामला है वो तो एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तौर पर काम करती है, यानी इनफॉर्मल अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तौर पर। तो उसका इस पे कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। पार्टी के पास फिर भी ऑटोनॉमी होगी कि वो अपने मसाइल को चाहें तो वो कोर्ट चले जाएँ पहले, या कोर्ट जाने से पहले जो है वो दारुल क़ज़ा में इसका ओपिनियन ले ले, उसका सजेशंस ले ले। अगर वो मान ले तो बहुत बेहतर है। तो बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो सीपीसी है सेक्शन 89 में आप देखेंगे उसमें कोर्ट ये खुद प्रमोट करती है कि हमारे पास आने से पहले कोशिश करो कि इन मैटर्स को आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करें, तो बेहतर है। अब मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ा इस पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक अल्टरनेटिव फोरम है। ये एक कंपल्सरी फोरम नहीं है, ये एक अल्टरनेटिव फोरम है। अगर कंपल्सरी होता, बाइंडिंग नेचर का होता, तब फिर यूसीसी जो है इस पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता। लेकिन ये अल्टरनेटिव इनफॉर्मल अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, लिहाजा इसका यूसीसी का असर इस पे कुछ खास नहीं पड़ने वाला है। एनी क्वेश्चन, एनी फर्दर क्वेश्चन? आई एम जस्ट लुकिंग एट द चैट बॉक्स, somebody has some question. Abdullah bhai, any question or shall we wind up? I think there is a question. Okay. So, ठीक है, तो लेट्स वाइंड अप दिस डिस्कशन। अब्दुल्ला भाई।